नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना, जो कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के सत्र का विषय है फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसका विषय कोड है BPCC 131। इस पूरे कोर्स को मैंने 3 सत्र में विभाजित किया है और आज के सत्र का मुख्य उद्देश्य है कि मनोविज्ञान क्या है और उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मनोविज्ञान का एक अलग अनुशासन में उदय कैसे हुआ, मनोविज्ञान को क्यों हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, मनोविज्ञान का की उत्पत्ति तथा विकास कैसे हुआ तथा व्यवहार को अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके क्या-क्या हैं। तो आज के सत्र का ये मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है और हमें इस किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो मनोविज्ञान जो है वो 2 ग्रीक शब्दों साइकी और लोगो से निकला है, जिसमें साइकी का मतलब होता है आत्मा या जीवन और लोगो का अर्थ है ज्ञान, व्याख्या या आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान के जो संस्थापक रहे हैं वो दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही रहे हैं, क्योंकि प्राक काल वैज्ञानिक काल में देखा जाए तो मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा रही है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 16वीं ही शताब्दी में हो गई थी, लेकिन जर्मन में 18वीं शताब्दी के आरंभ में एक दार्शनिक जिनका नाम क्रिश्चियन वोल्फ था, उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के लिए ये कहा कि हम आत्मा के बजाय यानी सोल के बजाय मन का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान अंतिम विशेष विज्ञानों में से एक था जो 19वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। मनोविज्ञान को परिभाषित करना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसका जो दायरा है, जो उसका कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। लेकिन फिर भी मनोविज्ञान की जो सबसे लोकप्रिय परिभाषा है, जो आजकल कही जाती है, वो ये है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंधों को जोड़कर अध्ययन करता है। अगर हम उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण भाग है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान को हम एक विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नियंत्रित प्रयोगात्मक परिस्थितियों में मनुष्यों और पशुओं की घटनाओं का या व्यवहारों को ध्यान से देख करके उनका रिकॉर्ड करता है, डेटा को एकत्रित करता है और उसे व्यवस्थित रूप से प्रयास करने की कोशिश करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोविज्ञान में मेजरमेंट्स या माप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में या माप या मेजरमेंट यथासंभव उद्देश्यपूर्ण है। दूसरा प्रमुख भाग जो इस परिभाषा में हमें देखने को मिला वो ये है कि मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का क्या तात्पर्य है। तो व्यवहार शब्द शब्द का तात्पर्य प्रत्यक्ष क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से होता है। मनुष्य या पशु जो कुछ भी करते हैं, जो उनकी रुचि का है, जिनको कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको मनोविज्ञान में व्यवहार कहा गया। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार को 2 तरीके से विभाजित किया है। एक ऐसा व्यवहार जो कि हमें सीधे रूप से दिखाई देता है और जिसको कि हम मेजर भी कर सकते हैं, और एक ऐसा व्यवहार जो कि हमें सीधे रूप से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको मेजर जरूर कर सकते हैं। जो व्यवहार हमें सीधे रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे कि लिखना, चलना, पढ़ना, इसको कि हम बिल्कुल सामान्य रूप से देख सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे कि हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी वैल्यूज, हमारा विश्वास, ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनको कि हम सीधे रूप से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उनको मेजर जरूर कर सकते हैं। और मनोविज्ञान में ये दोनों ही व्यवहारों का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। अंत में जो सबसे और महत्वपूर्ण पद यहाँ पे देखने को मिला वो है मानसिक प्रक्रिया। अब मानसिक प्रक्रिया के शब्द से तात्पर्य सभी गुप्त या आंतरिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करना है,
जैसे कि सोचना, महसूस करना और याद रखना, इन सबको मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक प्रक्रिया का टर्म दिया है। तो हमने ये देखा कि जो मनोविज्ञान है, उसकी सबसे लोकप्रिय परिभाषा यही है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को विज्ञान है। और ये भी हमने देखा कि मनोविज्ञान में 3 शब्द हमें देखने को मिले परिभाषा में, विज्ञान, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव और पशु व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। इसी क्रम को आगे देखते हुए कि मनोविज्ञान को हम क्यों बार-बार विज्ञान की श्रेणी में रख रहे हैं, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखती हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया, प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो हमेशा ये जानना चाहते थे कि जो मनुष्य है, वो दुनिया को कैसे जानता है, उसे कैसे किसी वर्ल्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको कि उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी कहा। यदि हम मनोविज्ञान के इतिहास का पता लगाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो मनोविज्ञान है, वो शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और दार्शनिक विज्ञान की एक शाखा रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर मनोविज्ञान की वैचारिक नींव की बात की जाए, तो वो फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में पाई जाती है। लेकिन जब विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया गया, तो उसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है का जो इतिहास है, वो 3 प्रमुख विज्ञानों से निकला है। इसमें से एक है शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, दूसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान और तीसरा है आपका दार्शनिक विज्ञान यानी फिलॉसफी। मनोविज्ञान को हम फिर और क्यों विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, इसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला ये कारण है कि मनोविज्ञान में पशु और मनुष्य के जो व्यवहार है, उनका अध्ययन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसको कि हम सिस्टमैटिक वे बोलते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मनोविज्ञान जो है वो एक एम्पिरिकल अप्रोच या अनुभवजन्य दृष्टिकोण को अपनाता है। और एम्पिरिकल अप्रोच हमने इसलिए कहा क्योंकि मनोविज्ञान में जब भी हम किसी या विज्ञान में हम किसी भी वर्ल्ड के बारे में या दुनिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे कि देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब जो है हमारे लिए एक रिसोर्स या स्रोत का काम करते हैं। तो मनोविज्ञान जो है वो एक एम्पिरिकल अप्रोच को भी अपनाता है। दूसरा, मनोविज्ञान में हम जो है कई सारे प्रयोग और अवलोकन यानी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस करते हैं और डेटा को एकत्रित करते हैं व्यवहार के बारे में। फिर इस डेटा को हम जो है एनालाइज करते हैं, विश्लेषित करते हैं और इस तरीके से इस विश्लेषित डेटा को हम ऐसे ढांचे में डालते हैं जिससे कि दोबारा से हम इस प्रयोग को रेप्लिकेट या उसको हम वेरीफाई कर सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनोविज्ञान में जो विज्ञान कहलाने के लिए जो महत्वपूर्ण हमारी कंडीशंस हैं, जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, वो सब मनोविज्ञान में भी हमें देखने को मिलती है। तो जैसे पहला ये हो गया कि मनोविज्ञान जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी यानी क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करता है। बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में हम काम करते हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, मनोविज्ञान में हमें मेजरमेंट्स भी मिल जाते हैं, हमें माप भी मिल जाती है, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें देखा। तीसरा, मनोविज्ञान जो है वो एक एम्पिरिकल अप्रोच या अनुभवजन्य दृष्टिकोण को अपनाता है और मनोविज्ञान में हम व्यवहार का डेटा लेने के लिए हम प्रयोग और ऑब्जर्वेशंस दोनों का सहारा लेते हैं और इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं डेटा को, जिससे कि हम दोबारा से इसको रेप्लिकेट या हम इसको वेरीफाई कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी कंडीशंस को क्योंकि मनोविज्ञान हमारा पूरा करता है, इसलिए हम मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। पूर्ण विज्ञान हम इसलिए इसके नहीं कह पाते क्योंकि जो यहाँ की विषय वस्तु है मनोविज्ञान की, वो है व्यवहार। और व्यवहार जो है वो किसी भी तरीके से सतत नहीं है। व्यवहार जो है वो डायनेमिक है, बदलता रहता है। इसलिए अभी तक हम मनोविज्ञान को जो है पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन विज्ञान कहलाने के लिए जो भी कंडीशंस की जरूरत है और वो मनोविज्ञान हमारी पूरी तरीके से पूरी करता है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान को हमने कैसे परिभाषित किया और मनोविज्ञान को क्यों हम जो है जो विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान का जो ओरिजिन है या मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है और विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से
जो है मनोविज्ञान ने लोकप्रियता हासिल की और क्या-क्या ऐसे उसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से मनोविज्ञान आज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं अध्ययन बना हुआ है। तो हम यहाँ पर मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करते हैं। तो अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मनोविज्ञान की क्या परिभाषा थी और मनोविज्ञान को विज्ञान हमने क्यों माना। प्रारंभ में ये देखा गया कि जो मनोविज्ञान है वो फिलॉसफी का अंग था, लेकिन बाद में जो है ये 138 साल पहले 138 साल पहले ही ये दर्शन शास्त्र से मुक्त हो गया और एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में देखा गया। एक अलग डिसिप्लिन जो है वो हमने साइकोलॉजी में देखा। इसी तरीके से कई सारे दर्शन शास्त्री आए, जैसे कि सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। ये सारे यूनानी दार्शनिकों ने ये कहा कि मानव मन यानी माइंड और भौतिक शरीर या जो हमारी बॉडी है के बीच में एक संबंध है और इस संबंध को इन लोगों ने 4 ईसा पूर्व में ही समझाने की कोशिश कर दी थी। यानी उन्होंने ये दिखलाने की कोशिश की कि जो माइंड है और बॉडी है उन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है और इसको इन्होंने 4 ईसा पूर्व में ही समझा दिया था। उसके बाद जब फिजिक्स या भौतिकी में जब बहुत सारे प्रयोगात्मक अध्ययन होने लगे और वो अध्ययन बहुत ही आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहे, उनको बहुत सफलता मिली, तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि व्यवहार के अध्ययन करने के लिए भी हम प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा कि हम प्रयोगों के सहारे भी जो है व्यवहार को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जो कि जर्मन के थे और वो शरीर विज्ञानी थे जिनका नाम था गुस्ताव थियोडर फेकनर। इन्होंने मनोविज्ञान का जो है प्रयोगात्मक अध्ययन जो है शुरू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मनोविज्ञान के इतिहास में एक और नया मोड़ आया जहाँ पर विलियम वुंट जो थे उन्होंने पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में लिप्जिग में विलियम वुंट ने जो है प्रयोगशाला अपनी स्थापित करी जिसका कार्यकाल 1832 से 1920 था। उसके बाद 1833 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में वुंड के ही एक छात्र थे जिनका नाम था स्टैनले हॉल। उन्होंने सबसे पहली एक औपचारिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला फॉर्मल साइकोलॉजी जो लेबोरेटरी थी उसको स्थापित किया। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई जो 1892 में हुई और जिसके पहले अध्यक्ष थे वो हॉल बने। उसके बाद विलियम जेम्स जो कि 1842 से 1910 के कार्यकाल में मनोविज्ञान में उन्होंने पहली पाठ्य पुस्तक लिखी जिसे मनोविज्ञान के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद शुरुआत में जो मनोविज्ञान है जैसे कि हमने देखा कि वो एम्पेरिकल अप्रोच का ही सहारा लेता था, लेकिन बाद में क्योंकि मनोविज्ञान में प्रयोगों का इस्तेमाल होने लगा तो मनोविज्ञान में मन को पढ़ने के लिए या व्यवहार को पढ़ने के अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोग जो है वो शुरू हो गए। उसके बाद धीरे-धीरे मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रकृति के बारे में विभिन्न विचारधाराओं ने अलग-अलग दृष्टिकोण रखे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के लिए मन यानी माइंड पे ध्यान हटा करके हमें व्यवहार पर अध्ययन देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर माइंड को हटा करके मनोविज्ञान में हमने व्यवहार का अध्ययन किया। वैसे तो हम मनोविज्ञान में माइंड का ही अध्ययन करते हैं, मन का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन मन तक जाने का रास्ता जो है वो व्यवहार हुआ और तब से व्यवहार के ऊपर जो है अध्ययन शुरू हुआ मनोविज्ञान के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पर कई सारी विचारधाराएं आई थी जिन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर जोर डाला, तो कह सकते हैं कि कई जो स्कूल्स थे साइकोलॉजी के उनकी उत्पत्ति हुई, कई विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें से कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण को बताया कि वो मनोविज्ञान में व्यवहार का किस तरीके से अध्ययन करते हैं। इसमें जो सबसे पहले स्कूल जो आया था, जो दृष्टिकोण आया, उसको स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद कहा गया और जिसके जो मेन कंट्रीब्यूटर या आप कह सकते हैं कि जिनका नाम इस स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो है विलियम वुंट और एडवर्ड टिश्नर। जैसा कि हमने देखा कि विलियम वुंट ने जो है एक प्रयोगात्मक शाला को बनाया था और उन्होंने पहली बार जो है मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्वरूप जो है वो दिया और साथ ही साथ मनोविज्ञान को एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए और दर्शन शास्त्र से उसको हटाने के लिए जो सबसे मेन आप कह सकते हैं योगदान जो दिया है वो है आपका विलियम वुंट ने दिया है। तो संरचनावाद जो है
वो विलियम वुंड और उन्हीं के ही जो है एक स्टूडेंट थे एडवर्ड टिश्नर, उनका योगदान स्ट्रक्चरलिज्म में हमें देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या मानता है? जो संरचनावाद है वो बेसिकली चेतना पर का अध्ययन करता है और उनके अनुसार कि चेतना को हम विचारों, अनुभवों, भावनाओं और अन्य बुनियादी तत्वों में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो संरचनावाद में जो यूनिट थी पढ़ने की, जो विषय वस्तु थी मनोविज्ञान की, वो थी चेतना यानी कॉन्शियसनेस। और उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस को हम कई तत्वों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और इन तत्वों का अध्ययन जो है वो हम मनुष्य जो जब अंतर्निरीक्षण करता है, जब इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो उसके थ्रू हमें जो है वो पता चलता है। और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन में जो है ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन पर ध्यान दिया। एंड ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब हम बिना अनबायस्ड हुए, बिना कोई बायसनेस हुए, बिना आप कह सकते हैं कि जब हम कोई निष्पक्ष होकर के कोई दृष्टिकोण अपना देते हैं या किसी चीज को समझाते हैं, तो उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन कहा। तो इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतःनिरीक्षण जो था वो मनोविज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना स्ट्रक्चरलिज्म में या संरचनावाद में। अब उसके बाद संरचनावाद में ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि मन यानी माइंड जो है उसकी संरचना कैसी होती है, किस तरीके से उसको जो है उसकी स्ट्रक्चर उसका क्या है, और साथ ही साथ इस पर जो है वो कॉन्शियसनेस पर ध्यान दिया गया ज़्यादा, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ किया गया कॉन्शियसनेस को हम जब हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद जब स्ट्रक्चरलिज्म चला गया, संरचनावाद चला गया, तो उसके बाद जो है फंक्शनलिज्म प्रकारवाद जो है वो एक नया स्कूल, एक दृष्टिकोण उभर करके आया, जिसके जो जिनका नाम इनसे इस फंक्शनलिज्म से संबंधित है, उनका नाम है विलियम जेम्स, जो कि उसके मुख्य योगदानकर्ता हैं प्रकारवाद के। और प्रकारवाद जो दृष्टिकोण है वो डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत यानी जो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है उससे बहुत ही प्रभावित था। ठीक है, और इसमें इस प्रकारवाद का जो अध्ययन था, जो फोकस था, वो था कि माइंड जो है हमारा किस तरीके से, या मन जो है हमारा, और व्यवहार हमारा किस तरीके से कार्य करता है या फंक्शन करता है। तो प्रकारवाद जो है उसमें मन और व्यवहार के प्रकारों यानी किस तरीके से वो कार्य करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया। और ये जो है डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। प्रकारवाद की जो पहली शुरुआत थी वो जॉन डेवी ने जो है विकसित की थी, और इस पर ध्यान केंद्रित किया जॉन डेवी ने कि मन और व्यवहार क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अगर एक व्यक्ति को नई और जटिल परिस्थितियों में अनुकूल होने में सक्षम कैसे बनाते हैं, यानी हमारा जो व्यवहार है वो किस तरीके से हम करते हैं, और अगर कोई जटिल समस्या किसी मनुष्य के सामने आती है तो वो कैसे उसको सक्षम तरीके से उससे निपटारा करता है। उसके बाद विलियम जेम्स थे जो कि मुख्य योगदानकर्ता माने गए प्रकारवाद के, और वो इस बात से चिंतित थे, ये जानना चाहते थे कि मन लोगों को वास्तविक दुनिया में कैसे कार्य करने की अनुमति देता है। तो जहाँ स्ट्रक्चरलिज्म पर यानी संरचनावाद में वुंड ने ये बताया कि मन का क्या स्ट्रक्चर है, मन किन किन चीजों से बना हुआ है, उसी तरीके से प्रकारवाद ने ये बताने की कोशिश की कि मन जो है वो किस तरीके से, या व्यवहार जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य आया, जो कि मनोविज्ञान के तीसरे बल के रूप में भी जाना जाता है, जो लोगों को अपने जीवन को निर्देशित करने की क्षमता पर केंद्रित है कि हमारे लाइफ में क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, और इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी आत्म को जानना और स्वतंत्र इच्छा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और जो मुख्य संस्थापक इस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के रहे हैं वो है हमारे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। तो जो है उसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण आया, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने मनुष्य के जो है कि क्या पोटेंशियलिटी है, मनुष्य क्या-क्या कर सकता है, उसके ऊपर फोकस किया। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों को, जो मनुष्य है उसे अपने जीवन को निर्देशित करने की क्षमता आनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कि आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्र इच्छा यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं मानवतावादी दृष्टिकोण में हमें देखने को मिली। और जो मुख्य संस्थापक हैं
मानवतावादी दृष्टिकोण के, वो है हमारे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। इससे पहले एक और स्कूल आया था जिसको कि हम लोग साइको एनालिसिस कहते हैं, और जो है साइको एनालिसिस के जो मेन संस्थापक हैं वो है हमारे सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने जो है साइको एनालिसिस के थ्रू ये बताने की कोशिश की, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण इसको कहा जाता है, और इसके थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो अनकॉन्शियस हमारा जो माइंड होता है वो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे पहले के एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जैविक कारक हैं, जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, वो हमारे हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो साइको एनालिसिस था, जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण था, उसने ये बताया कि जो माइंड में के जैसे कि 3 स्टेट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसमें से जो अनकॉन्शियस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी की लाइफ में, मनुष्य की जिंदगी में। और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो हमारे बाल्य अवस्था के कोई जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जैविक कारक हैं वो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मनोविश्लेषणात्मक मैंने जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि परिस्थिति के फैक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं माना, और उन्होंने कहा कि जो जैविक कारक है वो मनुष्य की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद साइकोएनालिसिस के बाद जो है आप उसके बाद संज्ञानात्मक दृष्टिकोण आया, जिसको कि हम कॉग्निटिव अप्रोच भी बोलते हैं। और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण तब आया कि जब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था, और मनोवैज्ञानिक ये देखने लगे कि जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हमारा चिंतन है, हमारा हमारा जो है थिंकिंग है, हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, ये सब भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मानसिक प्रक्रियाओं में, इन उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में रुचि को बहुत प्रेरित किया मनोवैज्ञानिकों को। और इस परिप्रेक्ष्य में 1960 के दशक में प्रमुखता प्राप्त की, और स्मृति, बुद्धि, भाषा, समस्या समाधान और निर्णय लेने पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया गया। इसके जो मुख्य योगदानकर्ता हैं वो हरमन एबिंगहॉस थे, सर फ्रेडरिक बार्टलेट थे और जीन पियाजे थे। तो इन लोगों ने, जो अगर हम कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो उच्च मानसिक प्रक्रियाओं पर बल दिया गया, जैसे कि स्मृति है, मेमोरी, बुद्धि है, इंटेलिजेंस, भाषा यानी लैंग्वेज, समस्या समाधान, इस तरीके के जो है कह सकते हैं कि इन पर प्रमुखता दी गई। और इसका निर्माण तब हुआ जब कंप्यूटर जो है वो बहुत उसका विकास हो चुका था। और इसके जो मुख्य योगदानकर्ता हैं वो है हमारे हर्बन एबिंगहॉस और सर फ्रेडरिक बार्टलेट और जीन पियाजे। उसके बाद जो है एक गेस्टाल्ट स्कूल आया था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने भी जो है अपना दृष्टिकोण दिया, और उन्होंने ये बताया कि जो होल जो होता है, यानी संपूर्ण जो होता है, वो उसके पार्ट से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर किसी चीज का हमें अध्ययन करना है, किसी भी वस्तु का हमें अध्ययन करना है, तो हम उसको एज अ होल यानी पूर्ण संपूर्ण की तरह देखें, ना तो उसके पार्ट्स पर हम फोकस करें। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का ये मानना था, जिसमें कि वर्डाइमर, कोफका कोलर, इन लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद आप जो दृष्टिकोण आया वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, जो कि एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था। और सामाजिक परिस्थितियों और संस्कृतियों में लोग खुद को किस तरीके से पाते हैं, इस पर आधारित सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है ये स्कूल, ये दृष्टिकोण। और इसके मुख्य योगदानकर्ता फ्रिट्ज हिडर, लियोन फेस्टिंगर और स्टेनले स्कैचर रहे हैं। यानी ये जो दृष्टिकोण है, ये सामाजिक परिस्थितियों और संस्कृति पर फोकस करता है कि लोग किस तरीके से अपनी सामाजिक परिस्थिति पर जो है वो फोकस करते हैं, उन पर बल देते हैं, और किस तरह से अपनी संस्कृति के वैल्यूज या नॉर्म्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इस पर जो भी संस्कृति है, उस संस्कृति का उनकी सोच और व्यवहार पर पूर्ण का पूर्ण योगदान रहता है। और इसके जो मुख्य योगदानकर्ता हैं वो है हमारे फ्रिट्ज हीडर, लियोन फेस्टिंगर और स्टेनले स्कैचर। उसके बाद जैविक दृष्टिकोण आया, जिसने हमें ये बताया कि व्यवहार जो है वो आनुवंशिक प्रभाव, हार्मोन्स जो हमारे हैं, और तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का परिणाम होता है।
और इसके जो मुख्य योगदानकर्ता है वो चार्ल्स डार्विन, विल्सन और हार्लो है। उसके बाद जो है हमारा विकासवादी दृष्टिकोण आया, जिसको कि हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, और इन्होंने ये बताया कि व्यवहार के जो है वो विकासवादी मूल से संबंधित है, और इसके जो मुख्य योगदानकर्ता डेविड एम्बस और डी सिंह जो है वो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न तरह के जो है स्कूल्स का योगदान, आप या दृष्टिकोण का योगदान मनोविज्ञान में व्यवहार को समझाने के लिए किया गया है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण आपके जो स्कूल्स हैं या जो दृष्टिकोण है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको कि संरचनावाद कहा गया। उसके बाद फंक्शनलिज्म, जो कि और भी महत्वपूर्ण था। उसके बाद आपका आया मनोविश्लेषणात्मक, जिसको कि हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारा ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण आया, जिसने कि मनुष्य के आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ पर फोकस किया, उसकी पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी पर फोकस किया। उसके बाद हमारा जो है वो गेस्टाल्ट का स्कूल आया, जिसने कि संपूर्ण पर फोकस किया, और संपूर्ण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके पार्ट से। उसके बाद उन्होंने जो हमारा दूसरा एक दृष्टिकोण आया, वो था हमारा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। उसके बाद हमने जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में बात की। उसके बाद जैविक दृष्टिकोण आया और विकासवादी दृष्टिकोण आया, जिन्होंने अपने अपने तरीके से मनोविज्ञान में व्यवहार को समझाने की कोशिश की। तो ये था कि मनोविज्ञान में किस तरीके से कई कई विचारधाराएं आई, कि कैसे उनका ओरिजिन हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपनी मत को मनोविज्ञान के संदर्भ में रखा। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं, कौन कौन से ऐसे उपागम हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मनोविज्ञान को समझाने के लिए। तो जो दो सबसे महत्वपूर्ण उपागम या जिसको कि हम अप्रोच कहते हैं, वो है, एक है हमारा इडियोग्राफिक अप्रोच और दूसरा हम कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। ये दो ऐसे अप्रोचेस हैं जो कि मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसी पर हमारा मनोविज्ञान जो है वो आधारित भी है। जो इडियोग्राफिक अप्रोच है, जिसको कि इडियोग्राफिक उपागम कहते हैं, इस अध्ययन में विधि में किसी एक व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करके तथा उन डायमेंशंस को जो उस व्यक्ति को समझाने के लिए आवश्यक है होते हैं, उसका विश्लेषण करके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर केवल हम एक व्यक्ति का ही विस्तृत विश्लेषण करते हैं, और उस व्यक्ति को समझाने के लिए या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने के लिए जो जो चर इम्पोर्टेंट है या जो जो डायमेंशंस इम्पोर्टेंट है, उनका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस अप्रोच में विशिष्ट व्यक्तियों, जैसे वो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स है, के यूनिकनेस, कि उनके अंदर क्या अलग सा है, उस पर बल डाला जाता है। और इसमें जो शोध करता है, उन शील गुणों के कॉम्बिनेशन या उन शील गुणों को परस्पर इस्तेमाल करता है, उसकी पहचान करता है, और पहचान करने की कोशिश करता है कि उस विशिष्ट व्यक्तित्व की व्याख्या वो इन्हीं शील गुणों के बेसिस पर करता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि इडियोग्राफिक अप्रोच में हम यहाँ पर केवल व्यक्ति विशेष पर ही हम जो है फोकस करते हैं, उसी पर बल डालता है, और व्यक्ति विशेष को समझाने के लिए उसके जितने भी डायमेंशंस हैं उसके व्यक्तित्व के लिए, जो उसको व्यक्तित्व को समझाने के लिए जरूरी है, वो उस पर फोकस डालता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नोमोथेटिक अप्रोच या नोमोथेटिक उपागम, और इस अप्रोच में अध्ययन किए जाने वाले जितने सभी व्यक्तियों की तुलना जो है वो व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व के खास डायमेंशंस पर की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इस अप्रोच में जो अध्ययन करता है वो व्यक्तियों के कुछ खास खास डायमेंशंस का चयन कर लेता है, और ऐसे प्रत्येक डायमेंशन पर उन सभी व्यक्तियों की तुलना करता है जिसे वो अध्ययन करना चाहता है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि नोमोथेटिक अप्रोच में जो है हम बहुत सारे व्यक्तियों की तुलना एक साथ करते हैं, जबकि इडियोग्राफिक अप्रोच में हम एक व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो ये दो ऐसे उपागम हैं जो कि मनोविज्ञान में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक पर केवल हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं और दूसरे अप्रोच में उपागम में हम ग्रुप या समूह के एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब उसके बाद जब यहाँ पर अप्रोचेस के बाद अब हम ये आते हैं कि मनोविज्ञान में क्या जो है उसकी कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मनोविज्ञान में हमें जो है
और मनोविज्ञान के की हमें जो है वो विस्तृत विश्लेषण करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मनोविज्ञान के कई सारे कार्यक्षेत्र है, सब फील्ड्स हैं और कह सकते हैं कि आप उसको विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा गया है और अलग-अलग क्षेत्र जो है वो अपना योगदान अलग-अलग तरीके से मनोविज्ञान में दे रहा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, उसमें है क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको कि नैदानिक मनोविज्ञान कहा जाता है, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी परामर्श मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी शारीरिक और दैहिक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो मनोविज्ञान, सोशल यानी सामाजिक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स, हेल्थ साइकोलॉजी एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो ये सारे जो है सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें से पहला हम ले लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसे कि हम नैदानिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, ये मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित मनोविज्ञान का ही एक शाखा है और ये बहुत ही बड़ी शाखा है और मनोविज्ञान की कुल संख्या का 45% मनोवैज्ञानिक केवल नैदानिक मनोविज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे। नैदानिक मनोविज्ञानी कई तरह के कार्य करते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कार्य मनोवैज्ञानिक समस्या से जो लोग ग्रसित हैं, उन लोगों को ठीक करना, ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन की दुनिया में ठीक ढंग से समायोजन कर सकें। नैदानिक मनोविज्ञान तो ऐसे कई क्षेत्र में सक्रिय हैं, परंतु इनके द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्य हम लोग जो है वो अधिक किए जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें से पहला है रिसर्च, दूसरा है निदान यानी डायग्नोसिस तथा उपचार और मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्लिनिकल या नैदानिक मनोविज्ञान है, ये सबसे प्रचलित एवं बहुत ही बड़ी शाखा है मनोविज्ञान की और अगर हम देखें तो करीब 45% जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इसी शाखा में काम कर रहे हैं और नैदानिक मनोविज्ञानियों का जो मेन काम है, जो मेन कार्य है उनका, वो ये है कि ये जो भी लोग मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित हैं, उनको उन्हें ठीक करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एब्नॉर्मल साइकोलॉजी जिसको कि असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं और असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञानियों का एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमें वे समायोजित जो व्यवहार होता है, जो माल अडाप्टिव बिहेवियर होता है या जो असामान्य व्यवहार होता है, उसके कारणों, लक्षणों, प्रकारों आदि का अध्ययन करते हैं और व्यक्ति के कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें असामान्य कहा जाता है। इन व्यवहार को समझने के लिए जो मनोवैज्ञानी है उसके लक्षणों को क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तथा उत्पत्ति के कारणों को समझने के लिए व्यक्ति के जैविक पृष्ठभूमि, उसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तथा उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर असामान्य मनोविज्ञान में हम जो है वो कुसमायोजित जो व्यवहार होता है, जो माल अडाप्टिव बिहेवियर होता है, वो कैसे हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके कितने उसके प्रकार हैं, उसके क्या लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हम आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसको कि हम परामर्श मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो परामर्श जो मनोविज्ञानी का जो कार्यक्षेत्र है, वो नैदानिक मनोवैज्ञानियों के कार्यक्षेत्र से काफ़ी मिलता-जुलता है और मात्र बस इतना अंतर ये है कि परामर्श विज्ञान में या मनोविज्ञान में व्यक्ति के साधारण, सांवेगिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जबकि नैदानिक मनोविज्ञान में इससे थोड़ा जटिल एवं कठिन समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ पर हम परामर्श मनोविज्ञान में बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि जो साधारण समस्याएँ हैं, जो बहुत ही मध्यम स्तर की समस्याएँ हैं, जो अ, सांवेगिक और व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है और जबकि नैदानिक की अगर हम बात करें, दोनों में अगर अंतर हम देखें, तो नैदानिक में हम जो है, जो और जटिल एवं कठिन समस्याएँ जो होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जो परामर्श मनोविज्ञानी है वो व्यक्ति के सामान्य व्यक्तियों को ही अपनी समायोजन क्षमता को कैसे उन्हें मजबूत करना है, उसके ऊपर जो है वो उनको परामर्श देते हैं। तो परामर्श मनोविज्ञान और हम कह सकते हैं कि जो नैदानिक मनोविज्ञान में है, उसमें यही अंतर है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल मनोविज्ञान जो है वो क्या बताता है मनोविज्ञान के उसका क्या कार्यक्षेत्र है। तो स्कूल मनोवैज्ञानिक का जो कार्य है, वो सामुदायिक और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं परामर्श मनोविज्ञानियों से अंशतः मिलता-जुलता है।
स्कूल मनोविज्ञानी जो है मुख्यतः प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्य करते हैं तथा वे छात्रों को अन्य विशेषज्ञों के पास विशेष उपचार के लिए भी भेजते हैं। स्कूल में वे मुख्यतः व्यावसायिक एवं शैक्षणिक परीक्षण कार्य करते हैं तथा परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संगठित करके जो शिक्षक को छात्रों एवं अन्य शिक्षकों के साथ संगठित करने में तथा स्कूल के प्रशासन की समस्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो स्कूल मनोवैज्ञानिकों का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको ठीक करना, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो उसको दूसरे आप कह सकते हैं कि विशेषज्ञों के पास विशेष उपचार के लिए भेजना और साथ ही जो है यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम देना ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी समस्याओं को और जो स्कूल के जो मुख्य लोग हैं वो अपनी समस्याओं का निदान जो है वो अच्छी तरीके से कर सके। उसके बाद हमारा जो है कम्युनिटी साइकोलॉजी, सामुदायिक मनोविज्ञान, वो भी एक महत्वपूर्ण शाखा है मनोविज्ञान की। और सामुदायिक मनोविज्ञान जो है वो एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जो मनोवैज्ञानिक नियमों, विचारों एवं तथ्यों का उपयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में करते हैं तथा व्यक्ति को अपने कार्य एवं समूह में समायोजन करने में मदद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दूसरे शब्दों में कि जो सामुदायिक मनोविज्ञान का संबंध मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी तथा साइको डायग्नोसिस से नहीं होता है, बल्कि उस पर्यावरण परिस्थिति से होता है जिसमें जो अगर कोई भी व्यवहारात्मक क्षुब्धता आती है यानी कोई भी बिहेवियरल डिस्टर्बेंस आया होता है, कोई भी उत्पन्न होती है तो उसको वो ठीक कर सके। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी जिसे कि हम सामुदायिक मनोविज्ञान कहते हैं, उसका कार्य क्षेत्र जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जिसको कि हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान भी कहते हैं। और मनोविज्ञान की जो ये शाखा है इसमें पर्यावरण तथा उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। यानी अगर जो जो भी हमारी परिस्थिति है वो हमारे व्यवहार को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से उसको प्रभावित कर रही है, हम उस पर अध्ययन करते हैं पर्यावरण मनोविज्ञान में। तो पर्यावरण के यहाँ पर विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्कूल, घर है, आवाज है, प्रदूषण है, मौसम है, भीड़-भाड़ है, आदि का व्यवहार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसका जो अध्ययन जब हम करते हैं तो वो पर्यावरणीय मनोविज्ञान के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा स्वास्थ्य मनोविज्ञान जिसको कि हेल्थ साइकोलॉजी बोलते हैं। और मनोविज्ञान की इस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य विशेषकर जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस तरीके से जो है प्रभावित होता है, उसके ऊपर जो है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। और दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य मनोविज्ञान में स्वास्थ्य तथा उन्हें प्रभावित करने वाले चरों के बीच में संबंधों पर प्रकाश डाला जाता है। इस क्षेत्र में विशेषकर तनाव, चिंता आदि का, हृदय रोग, कैंसर आदि की उत्पत्ति में इसका क्या भूमिका है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी में जो है हमारा बेसिक जो हमारा जो मनोवैज्ञानिकों का जो एम है, वो ये एम है कि वो किस तरीके से जो है शारीरिक जो हमारी चिंता है, जो हमारी तनाव है, वो हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है मनोविज्ञान की, जिसे कि हम दैहिक मनोविज्ञान या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। और दैहिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानियों के कार्यक्षेत्र प्राणी के व्यवहारों के दैहिक निर्धारकों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो दैहिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों का कार्यक्षेत्र कि व्यवहार के जो फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं यानी जो दैहिक निर्धारक हैं तथा उनके वो किस तरीके से व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग जैविक विज्ञान की कैटेगरी से काफ़ी हमें ये मिलता-जुलता है और इसीलिए कभी-कभी हम इसको मनोजीव विज्ञान की भी शाखा कहते हैं, ठीक है? और इसमें जो है इसका जन्म जो है वो न्यूरो साइंस यानी न्यूरो विज्ञान से भी हुआ है। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो शारीरिक निर्धारक हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है सोशल साइकोलॉजी जिसको कि हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। और समाज मनोविज्ञान मनुष्यों को एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है और सामाजिक पशु आपस में किस तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, एक परिवार या समाज कैसे बना करके रहते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करता है समाज मनोविज्ञान।
तो समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र से काफ़ी संबंधित है, सोशियोलॉजी से काफ़ी संबंधित है और यही कारण है कि बहुत सारे जो समाजशास्त्री भी अपने को समाज मनोविज्ञानी कहने में फ़क्र का अनुभव करते हैं। क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र समाजशास्त्र के कार्यक्षेत्र से काफ़ी मिलता-जुलता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान की जो मनुष्य है वो किस तरीके से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, कैसे एक-दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप को बनाता है, रिश्ते बनाता है। तो समाज मनोविज्ञान जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ इस समाज मनोवैज्ञानिकों का जो अध्ययन है उसमें समूह का व्यक्ति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से समूह जो है वो व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उसके ऊपर भी फ़ोकस डालता है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण शाखा है मनोविज्ञान की, जिसको कि हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर अध्ययन डालता है, जैसे कि चिंतन है और आपके जो है डिसीजन मेकिंग है, इसके ऊपर जो है वो फ़ोकस डालता है। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि कुछ जो है मनोविज्ञान की जो है शाखाएँ हैं, जो कि अलग-अलग जगह पर मनोविज्ञानी इस पे कार्यरत हैं और जो है अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही उभरी हुई शाखा जो आजकल मनोविज्ञान में दिखाई दे रही है, वो है आपकी फोरेंसिक साइकोलॉजी, जिसको कि हम न्यायिक मनोविज्ञान भी कहते हैं और मनोविज्ञान तथा कानून का संबंध हम जानते हैं पुराना है और न्यायिक मनोविज्ञान में, जिसको कि हम फोरेंसिक साइकोलॉजी कहते हैं, में इन दोनों के संबंधों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं, इसका निर्धारण करने में जो मनोवैज्ञानिक निदान है, उनकी भूमिका भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसको बेसिकली आप जेल के भीतर, ठीक है, है रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसको कि पुनर्वास विशेषज्ञ, ये सारे लोग इसमें आपको कार्य करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये भी एक बहुत ही उभरती हुई शाखा है आजकल मनोविज्ञान की और आधुनिक समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रीड़ा या खेलकूद में भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और मनोविज्ञानी इस क्षेत्र में कुछ विशेष समस्याओं का, जैसे कि खेलकूद में अधिक अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति खेलकूद संबंधी जोखिम व्यवहार को क्यों करना चाहते हैं या खेल खेलने वाले तथा खेल देखने वाले व्यक्ति के अभिप्रेरकों में अंतर क्या होता है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, इस तरीके के जो विचार हैं, वो इस खेल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो है औद्योगिक मनोविज्ञान है, जहाँ पर उद्योगों में किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उसको देखा जाता है। इसी तरीके से विकासात्मक मनोविज्ञान है, जो ये बताता है कि मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक उसका किस तरीके से विकास हो रहा है, इसके ऊपर बल डालता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएँ हैं, जो कि जिसमें अलग-अलग मनोविज्ञानी अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें से प्रमुख शाखा जो है वो नैदानिक मनोविज्ञान को माना गया है, जिसमें से करीब 45% मनोविज्ञानी इस शाखा में काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद हम ये आते हैं कि जब हमने मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्रों की बात कर ली या उसके सब फील्ड्स की बात कर ली, तो अब हम मनोविज्ञान में ये देखते हैं कि मनोविज्ञान में जो है रिसर्च यानी अनुसंधान कैसे किए जाते हैं और अनुसंधान करने के लिए जो है वो क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो मनोविज्ञान में जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो 4 तरीकों को देखने के लिए या 4 गोल्स को पाने के लिए की जाती है, जिसमें से पहला गोल है कि अ, डिस्क्रिप्शन यानी व्यवहार को का मापन एवं वर्णन, उसके बाद है आपका प्रेडिक्शन और उसके बाद है कंट्रोल यानी पूर्वानुमान, नियंत्रण और व्याख्या। तो कहने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान में जो भी हम अनुसंधान करते हैं, वो 4 चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। पहला कि यहाँ पर हम वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन पर फ़ोकस करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या पे फ़ोकस करते हैं, बल डालते हैं। प्रेडिक्शन यानी हम यहाँ पर पूर्वानुमान पर हम जो है बल डालते हैं और कंट्रोल यानी हम नियंत्रण पर फ़ोकस करते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन का क्या मतलब है। तो मनोविज्ञान में जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि वो प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करें तथा उसे मापन करें। यानी सबसे पहले जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसका वर्णन किया जाता है और उसके बाद उस समस्या को हम किस तरीके से दूर करेंगे, यानी व्यक्ति जो प्राणी के व्यवहार और संज्ञात्मक प्रक्रियाओं को हम किस तरीके से दूर करेंगे, उसके लिए हम किस मापन का इस्तेमाल करेंगे, किस मेजरमेंट को हम लेंगे,
उसके ऊपर फोकस डालता है। तो जो पहला अनुसंधान करने का उद्देश्य है, जो हमें मनोविज्ञान में देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम प्राणी के व्यवहार और उसके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को हम जो है वो उसका वर्णन करने की पहले कोशिश करते हैं, और वर्णन करने के बाद जो है हम उसको मापने की कोशिश करते हैं, और मापने के लिए हम कई तरह के परीक्षण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा है मनोविज्ञान का में अनुसंधान करने का जो दूसरा मुख्य लक्ष्य है, वो है हमारा एक्सप्लेनेशन। जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात की गई है। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ यानी व्याख्या का मतलब ये होता है कि जो भी व्यवहार की व्याख्या जो है मनोवैज्ञानिक जो भी व्यवहार की व्याख्या करते हैं, वो कुछ सिद्धांतों के निर्माण के बेसिस पे करते हैं, ताकि उनकी व्याख्या जो भी वो कर रहे हैं उसको वो वैज्ञानिक ढंग से कर सके। तो सबसे पहले हमने जो क्या किया कि हमने एक समस्या को पहले हमने जाना, उसको डिस्क्राइब किया, और उस समस्या को अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उसके पीछे क्या-क्या कारण है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है, जो व्याख्या है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक जो है वो कुछ थियरीज का या कुछ सिद्धांतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस सिद्धांतों का निर्माण करने का जो मेन कारण ये है कि हम किसी भी व्याख्या को जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक ढंग से उसको हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण अनुसंधान का करने का जो का मतलब आपको मनोविज्ञान में दिखाई देता है, वो है आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको कि हम व्याख्या कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लक्ष्य है अनुसंधान करने का, वो हम ये जानना चाहते हैं, पूर्वाकथन। पूर्वाकथन का मतलब ये होता है कि मनोविज्ञान का जो ये लक्ष्य है, वो पूर्व कथन करने से होता है, जो ये बताता है कि इसमें जो जो भी हमें जो हमने बिहेवियर पाया है, जिस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, तो क्या आगे भी मनुष्य में हमें वो बिहेवियर देखने को मिलेगा? क्या हमारे विज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वो इस तरीके के प्रेडिक्शन या पूर्व कथन को कर सके? और पूर्व कथन जो है वो तभी हम कह सकते हैं कि सफल होगा, जब हमने हमारे जो बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, उसको हमने ठीक तरीके से मापा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उसको ठीक तरीके से मापा नहीं होगा, तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम पूर्व कथन कर सकें व्यवहार के बारे में, वो हम ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे। और नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। तो जो मनोवैज्ञानिक का जो मतलब जो अनुसंधान करने का जो लास्ट आप कह सकते हैं, यानी जो अंतिम लक्ष्य है, वो है कि कंट्रोल करना। कि अगर व्यवहार को मान लीजिए हमने पूर्व कथन कर लिया, तो अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से भविष्य में उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूर्व कथन और अब कंट्रोल, नियंत्रण करना, ये बहुत कुछ जो है वो व्यवहार के माप पर क्या होता है, अ, आधारित होता है। अगर हमने मापना सही से किया होगा व्यवहार को, तो हम उसका पूर्व कथन और उसका जो है नियंत्रण आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में जो हम रिसर्च करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, उसका जो मेन हमारा जो पर्पस है, जो मेन गोल है, वो 4 चीज़ों को देखना है, जिसमें पहला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हम उसका जो है वो उसको हम अपने व्यवहार को डिस्क्राइब कर सकें। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना, प्रेडिक्शन यानी पूर्व कथन करना, और कंट्रोल यानी उसको हम नियंत्रण कर सकें। तो ये इस तरीके की रिसर्च जो है वो मनोविज्ञान में की जाती है। और अगर मान लीजिए हमें मनोविज्ञान में रिसर्च को हमें अगर करना है, तो हमें कुछ चरणों या स्टेप्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। जिसमें से पहला स्टेप होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले समस्या को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस समस्या पर काम करना है, और हमारे जो अनुसंधान है उसका उसकी समस्या क्या होगी। जब हम समस्या को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसके लिए परिकल्पना बनाते हैं कि इस समस्या की क्या परिकल्पना होगी। फिर हम इस परिकल्पना को जो है टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको मापने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मापने के बाद जो भी कुछ हमारे पास आता है, रिज़ल्ट आता है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम उसको एक कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि हमारी इस मापने से हमारे जो भी डेटा आया है, वो क्या बता रहा है? क्या हमारी परिकल्पना जो हमने बनाई थी अपनी समस्या के लिए, क्या वो प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है? इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम अपनी जो भी हमारा रिज़ल्ट आया होता है, जो भी हमारा कंक्लूज़न ड्रॉ होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको रिपोर्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर हमें रिसर्च करना है मनोविज्ञान में, तो हमें कुछ चरणों का जो है वो फॉलो करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, जिसमें से पहला है समस्या को हमने पहले परिभाषित किया कि हम किसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उसके बाद हमने उस समस्या से संबंधित जो है हमने एक अपनी परिकल्पना बनाई। उसके बाद इस परिकल्पना को जो हमने
टेस्ट करने की या मापने की कोशिश की। मापने करने के बाद हमने जो है वो उसको इंटरप्रेट किया, उसको जो है बताया कि ये क्या आ रहा है निकल के। उसके बाद हमने जो है एक कंक्लूजन यानी सार जो है वो हमने बनाया और उसके बाद हमने अपने रिजल्ट को क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान में जो है रिसर्चेस की जाती हैं जिनका मेन उद्देश्य 4 है। डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, कंट्रोल है और मेजर प्रिडिक्शन है। और साथ ही साथ रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है मनोविज्ञान के अंदर। अब हम जो है इस सत्र के फाइनल उद्देश्य पर पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से मनोविज्ञान में कौन-कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके जिसके सहारे जो है मनोविज्ञान में अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जिनमें से पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें से केस स्टडी यानी केस का अध्ययन होता है, सर्वे करना होता है और एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना जो होता है वो एक मेथड है। उसके बाद हम प्रयोगात्मक मेथड्स यानी प्रयोगात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद है हमारा एक कोरिलेशन यानी सहसंबंधात्मक हम जो है उनका इस्तेमाल करते हैं मनोविज्ञान में रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा कि केस स्टडी यानी केस स्टडी जो है वो किस तरीके से हम करते हैं और हम मनोविज्ञान में जो है इसके सहारे क्या जानने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी में जो है हम क्या-क्या देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो केस स्टडी है वो हमारा क्लिनिकल जो नैदानिक मनोविज्ञान है उससे निकला है। और जो केस स्टडी जिसको कि हम जो कि हमारा नैदानिक मनोविज्ञान से निकला है, इसमें हम इस विधि में जो मनोवैज्ञानिक है किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं जो उसके साथ घटित हुई हैं का एक विस्तृत इतिहास क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। और इस तरह से इस विधि में मनोवैज्ञानिक विशिष्ट तरह के व्यक्ति का अध्ययन कर उनके बारे में जो है सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही एवं यथार्थ हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधि में हम करते क्या है कि किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को हमें समझना है, तो उसके व्यवहार को समझने के लिए हम उसके बारे में कई जगहों से जानकारी लेते हैं। कई जगहों से जैसे जो भी उसका एक इतिहास रहा है, जैसे कि उसके फैमिली का, परिवार का क्या रोल रहा है, स्कूल से इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से उसके दोस्त और संबंधियों से उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो इस तरीके से उसका एक पूरा हम विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। अब इस तरह की विधि की विशिष्ट विशेषता क्या है कि हम अध्ययन तो एक व्यक्ति पर कर रहे हैं, उसके बारे में हम सूचनाएँ एकत्रित कर रहे हैं और उसके आधार पर, इसी सूचना के आधार पर हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही एवं यथार्थ हो। तो केस स्टडी में आप कह सकते हैं कि केस मेथड जो है वो एक क्लिनिकल मेथड है, उसमें हम देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सर्वे मेथड में। तो सर्वे मेथड जो है क्यों किया जाता है, हम सर्वे क्यों करते हैं? तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं जिनको कि हम बहुत ही छोटे प्रतिदर्श पर नहीं कर सकते, यानी बहुत छोटे सैंपल पर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समस्याओं के लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सैंपल लेते हैं और उनके ऊपर जो है हम समस्या को, उनके ऊपर जो है वो हम एक सर्वे करते हैं। सर्वे कैसे कर सकते हैं? उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे हम टेलीफ़ोनिक सर्वे कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू हम सर्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्वे मेथड जो है, जब हमारे पास प्रतिदर्श का जो होता है वो बड़ा होता है, जहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं जिसका अध्ययन जो है केवल हम छोटे प्रतिदर्श पर नहीं कर सकते, तो ऐसे के लिए हमें जो है वो ऐसे सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्वे मेथड करते हैं। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण लें, तो मान लीजिए कि बच्चों के पालने-पोसने में क्या एटीट्यूड रहा है, माँ-बाप का क्या एटीट्यूड है, लोगों का क्या एटीट्यूड रहा है, मनोवृत्ति क्या रही है, ठीक है? किशोरों में जो है विशेष ड्रग के प्रयोग से क्या समस्या आती है, तो अगर इस तरह की समस्या है, तो इसको हम छोटे प्रतिदर्श पर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बड़ा प्रतिदर्श लेना होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वे मेथड करना होगा। तो इस तरीके से जो है सर्वे मेथड में 4 विधियाँ भी हम करते हैं। एक तो हमें साक्षात्कार के थ्रू यानी इंटरव्यू के थ्रू हम मेथड करते हैं, पैनल इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद साथ ही साथ जो है हम ईमेल्स के थ्रू भी क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, सर्वे में उनके ओपिनियंस और राय को हम लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसको कि हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही लोकप्रिय मेथड है, जिसको कि हम प्रेक्षण विधि बोलते हैं। और इस विधि में जो अध्ययन करता है, वो प्राणी की या जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से
प्रेक्षण या अवलोकन करता है। अपने अवलोकन के आधार पर वो एक विशेष रिपोर्ट को तैयार करता है और जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी जिस भी व्यक्ति के उसको व्यवहार का अध्ययन करना है, उसको वो क्या करता है, उसको प्रेक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है और उसको उसके व्यवहार को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और प्रेक्षण को जो है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन जो है वो हम भिन्न भिन्न परिस्थिति में करते हैं, ताकि इसमें जो है वो एक ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता जो है वो कायम रहे। अब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी सही क्रमबद्ध तरीके का जो प्रेक्षण होता है, उसमें हम यही करते हैं कि एक जिस भी बिहेवियर को हमें एनालाइज करना है, जिस भी ग्रुप के बिहेवियर को एनालाइज करना है या किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर को एनालाइज करना है, तो उसे वो सिस्टमैटिक रूप से क्या करेगा, उसका प्रेक्षण करेगा। उसके प्रेक्षण को अपने को ऑब्जर्व रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है उसका एक डेटा तैयार करेगा। तो इसको हम कहते हैं प्रेक्षण विधि। इसी तरीके से जो दूसरा मेथड है दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो कि मनोविज्ञान में रिसर्च को करने के लिए किया जाता है, जिसको कि हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि जो है वो किसी भी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया जो भी हम जिसका अध्ययन करना चाहते हैं को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करके किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम यहाँ पर। अगर हमें किसी भी व्यवहार या किसी भी हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया को अध्ययन करना है, तो यहाँ पर हम प्रयोगों का सहारा लेते हैं और उसे क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और बहुत ही नियंत्रित अवस्था में करते हैं। और व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, चरों के माध्यम से किया जाता है। और अब ये प्रश्न उठता है कि फिर चर क्या है, तो चर जो है एक कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जो कि परिवर्तनशील होता है, उसको हमने चर कहा। और चर जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, मनोवैज्ञानिक मेथड में आपको कई सारे दिखाई देंगे। इसमें से एक है आपका स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है और संगत चर है। तो स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें कि हम जो है वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और आश्रित चर होता है जिसमें हम स्वतंत्र चर का जब प्रभाव आश्रित जिस पे देखते हैं वो हमारा आश्रित चर होता है, और कुछ हमारे जो है वो संगत चर होते हैं। इसी तरीके से अब है हमारा लास्ट जो हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान में जो हम रिसर्च देखते हैं, वो है हमारा कोरिलेशनल मेथड, जिसको कि हम संभागात्मक विधि बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको कि हम प्रायोगिक विधि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नैतिक रूप से जो है वो गलत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये देखना चाहें कि क्या तनाव से बीमारी होती है, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, क्या जो है वो मारिजुआना जो कि एक ड्रग है उसके सेवन से शैक्षिक निष्पादन में जो है वो कुछ कमी आती है। तो जब हम इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जिनका कि हम प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सह संबंधात्मक अध्ययन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नैतिक रूप से अगर हम एथिकली देखें तो ये गलत होगा, क्योंकि हम जब भी प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं तो हम उसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो हमारे उस प्रयोग पे काम कर रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, यादृच्छिक आवंटन यानी रैंडमली असाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके की हमारी सिचुएशन है जहाँ पर हम ये जानना चाहें कि क्या तनाव से बीमारी होती है या धूम्रपान से कैंसर होता है, तो हम इसमें सब्जेक्ट को रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इन दो चर, जैसे कि इसमें से एक चर हो गया कि क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान एक चर हो गया, कैंसर एक चर हो गया। तो इन दोनों के बीच में हम सह संबंध को जान करके इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में अनुसंधान करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके हमारे केस स्टडी हो गई, हमारे सर्वे मेथड है, या हमारा प्रेक्षण विधि है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स या प्रयोगात्मक मेथड्स के थ्रू भी हम जो है हम अपने साइकोलॉजी में रिसर्च को करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जहाँ पर हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सहारा नहीं ले सकते, तो वहाँ पर हम सह संबंधात्मक मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। तो इस सत्र का जो उद्देश्य था आज, जो ऑब्जेक्टिव था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को किस तरीके से एक अलग अनुशासन के रूप में देखा गया, मनोविज्ञान का ओरिजिन तथा डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, मनोविज्ञान को क्यों हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, और व्यवहार को अध्ययन करने के लिए हम किन किन दृष्टिकोण और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सत्र का जो उद्देश्य था वो हमने आज पूर्ण किया, और अगले सत्र में हम ये देखेंगे कि मानसिक प्रक्रियाओं का हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं और कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो मनोविज्ञान में व्यवहार पर अपना प्रभाव डालती है। नमस्कार सर।